हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जीके फाउंडेशन बैच है। विश्व इतिहास, विश्व और भारत का इतिहास, हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और क्लास नंबर 12 है हमारी। इसमें हम रोमन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए जानकारी लेते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाइए, चैनल को शेयर और सर्च कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों, जीके हिस्ट्री क्लास का, विश्व और भारत का इतिहास। ठीक है सर। क्लास नंबर आज हमारे 12 है। इसमें हम चर्चा कर चुके थे इन सब के बारे में, अवशान के बारे में, विद्वानों के जो सिद्धांत हैं, मोसापिटामिया की सभ्यता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम पिछले वीडियो में, पिछले क्लासों में चर्चा कर चुके थे। इन सभी चीजों को हम पढ़ चुके थे। आप देख सकते हो प्राचीन मिस्र के बारे में, आगे पिरामिड, वहां की जो सभ्यता थी, जो मानचित्र थे, उन सभी के बारे में ना, पूर्व राजवंश अवधि क्या थी। ठीक है सर। उन सभी चीजों को बारे में, अखाड़ा संस्कृति क्या थी, शताब्दियों की, मेम्फिस की राज, प्राचीन साम्राज्य का जो राजा था उनके बारे में, केंद्रीय प्रशासन, प्रथम मध्यवर्ती काल के बारे में चर्चा कर चुके थे। फेरो के बारे में चर्चा कर चुके थे दोस्तों। मध्य साम्राज्य के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है। और उसके बाद में मध्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक, महान शासक थे अमेनमेट, उसके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब बात आती है हमारे सर यहाँ पर दूसरा मध्यवर्गीय काल, दूसरा मध्यवर्ती काल और हिक्सोस के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ इजिप्ट। देखिए, लगभग 1650 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 1650 ईसा पूर्व के आसपास ये हो जाएगा हमारा सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ इजिप्ट। जो मिस्र है, मिस्र के हम उसे इजिप्ट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, और उसका जो द्वितीय मध्यवर्ती काल है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मध्यवर्ती काल, दूसरा मध्यवर्ती काल के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 1650 ईसा पूर्व के आसपास जैसे जैसे मध्य साम्राज्य के फेराओ की शक्ति क्षीण होने लगी, जो वहां के जो फेराओ कौन थे, वहां के धार्मिक व्यक्ति थे, पुजारी थे, उनकी जो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, पूर्वी डेल्टा के अवारी शहर में रहने वाले एशियाई अप्रवासियों ने क्षेत्र के नियंत्रण पर कब्जा कर लिया और केंद्र सरकार को थेब्स जाने पर मजबूर कर दिया, जहां फेराओ को दासों के रूप में माना जाता था। दास यानी एक तरह से सेवा करने वाले लोग, और उनसे शुल्क अदा करने की उपेक्षा की जाती थी। हिक्सोस, हिक्सोस कौन था? विदेशी शासक था। हिक्सोस वहां का विदेशी शासक था जिसने मिस्र के प्रशासन मॉडल की नकल की और खुद को फेरो के रूप में प्रस्तुत किया। उसने जो मिस्र का जो प्रशासन मॉडल था उसकी नकल करके खुद को वहां का फेरो के रूप में प्रस्तुत किया, यानी उनका देवता या भगवान अपने आप को बना लिया। और इस तरह उन्होंने अपने मध्यकाल से विभिन्न संस्कृति में मिस्र के तत्वों को समाहित किया। अपनी वापसी के बाद, अपनी वापसी के बाद थेब्स राजाओं ने खुद को उत्तर की ओर हिक्सोस और दक्षिण की ओर हिक्सोस के नुबियन सहयोगी दल कुसाओं के बीच घिरा हुआ पाया। लगभग 100 वर्षों की कमजोर निष्क्रियता चलती रही, लगभग 100 वर्षों की कमजोर निष्क्रियता चलती रही, और 1555 ईसा पूर्व के करीब, 1555 ईसा पूर्व के करीब थेब्स बलों ने इतनी शक्ति एकत्रित कर ली, वहां के थेब्स बलों ने इतनी शक्ति एकत्रित कर ली कि उन्होंने हिक्सोस को संघर्ष की चुनौती दी, जो 30 से भी अधिक वर्षों तक चलता रहा। और वो संघर्ष 30 से भी अधिक वर्षों तक वहां पर चलता रहा। सिक्केनेर ताओ द्वितीय और कमोस फेरो ने अंततः नुबियन को हरा दिया, लेकिन वह कमोस का उत्तराधिकारी, जो कमोस का उत्तराधिकारी था, अहमोस था, जिसके सफलतापूर्वक छोड़े गए अभियानों के परिणाम स्वरूप, इसके सफलतापूर्वक छोड़े गए अभियानों के परिणाम स्वरूप मिस्र में हिक्सोस का वजूद स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। और हिक्सोस का जो वजूद था वो स्थायी रूप से वहां से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आने वाले नवीन साम्राज्य में, इसके बाद आने वाले नवीन साम्राज्य में मिस्र की सीमाओं का विस्तार करने और निकट पूर्व पर उसके पूर्ण प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए फेराओ के लिए सेना एक केंद्रीय प्राथमिकता बन गई, और वहां की जो सेना थी वो एक केंद्रीय प्राथमिकता बनती गई।
आगे देखते हैं। और फिर ये देखो, ये हमारा एक नक्शा दे रखा है इजिप्ट का। ठीक है सर, इजिप्टियन लोग हैं यहाँ पर, और किस प्रकार से इजिप्ट का नक्शा जो दे रखा है, ये सीरिया हो गया, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, नेपुर हो गया, बेरोनगा अरेबिया हो गया, है ना, रेड सी हो गया यहाँ पर, बनट हो गया, प्रेशियन गुल्फ हो गया, केशियन सी हो गया, सी असिरेंस हो गया, हिट्टे एम्पायर हो गया ना, हिट्टे एम्पायर, मैकॉन हो गया, मेडिरियन सी हो गया, लीबिया हो गया। ये सारे किस टाइम के थे? द इजिप्टियन एम्पायर 15 सेंचुरी बीसी, 15वीं शताब्दी का इजिप्ट एम्पायर का उस समय का ये नक्शा है। कुछ एम्पायर हो गया। तो ये पूरा जो नक्शा दे रखा है उस साम्राज्य को विस्तारित रूप से समझाने के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नवीन साम्राज्य की। नवीन साम्राज्य क्या था? देखो, मिस्र साम्राज्य में से हम इसकी चर्चा करते हैं। नवीन साम्राज्य के फेराओं ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित और अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाते हुए एक अभूतपूर्व समृद्धि के काल की स्थापना की। जो थुथमोस प्रथम था, वहां का जो थुथमोस प्रथम और उसके पोते थुथमोस तृतीय के सेनापतित्व में छेड़े गए सैन्य अभियानों ने फेराओ के प्रभाव को सीरिया और नूबिया में फैलाया। उनका जो प्रभाव था उसको सीरिया और नूबिया तक फैलाया गया, जिसने वफादारी को मजबूत किया और उसने उनकी जो वफादारी थी, उनके प्रति जो प्यार प्रेम लगाव था, उसको मजबूत किया। और पीतल और लकड़ी जैसे महत्वपूर्ण आयातों तक उनकी पहुंच बनाई। नवीन साम्राज्य के फेराओं ने अमुन देवता को बढ़ावा देने के लिए, जिनका बढ़ता पंथ कर्नाटक में आधारित था, बड़े पैमाने पर निर्माण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपनी असली और काल्पनिक दोनों उपलब्धियों के महिमा मंडन में, उन्होंने अपनी असली जो उपाधि थी, असली और नकली जो काल्पनिक थी, दोनों उपाधियों के महिमा मंडन में भी स्मारकों का निर्माण करवाया। महिला फेरो हस्तेपसट ने ऐसे प्रचार का इस्तेमाल सिंहासन पर अपने दावे को तर्कसंगत ठहराने के लिए किया, और अपना दावा ठहराया उस सिंहासन के लिए कि मैं भी इस सिंहासन के योग्य हूं। और उसका एक सफल शासन पंट के व्यापारिक अभियानों, एक शानदार मुर्दाघर मंदिर, ऑप्सलिक की एक विशाल जोड़ी और कर्नाटक में एक प्रार्थनालय से चिन्हित है। उसकी जो उपलब्धियां थे, उनके बावजूद हस्तेपसट के सौतेले भतीजे थुथमोस तृतीय ने उसकी विरासत को अपने शासनकाल के अंत में मिटाने का प्रयास किया। उनकी जो चलती विरासत आ रही थी, उसके भतीजे ने ही उसी विरासत को समाप्त करने का प्रयास किया। ये राजनीति है ना, सब कुछ संभव है। संभवतः उसके द्वारा गद्दी छीनने के प्रतिशोध में, और गद्दी जो छीनी गई थी उसका प्रतिशोध लेने की भावना रखी। करीब 1350 ईसा पूर्व में नवीन साम्राज्य की स्थिरता को तब खतरा पैदा हो गया जब अमेनहोटेप फोर्थ सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और उसने कई अतिवादी और अराजक सुधारों की शुरुआत की। अपना नाम अखिनातेन में बदलते हुए उसने पूर्व में अल्पज्ञात सूरज देवता अतेन को सर्वोच्च देवता के रूप में घोषित किया और अन्य देवताओं की पूजा को बाधित करते हुए पुरोहित संबंधी स्थापनाओं की सत्ता पर हमला किया। राजधानी को अखिनातेन के नए शहर में स्थानांतरित करते हुए वर्तमान अमरना अखिनातेन ने विदेशी मामलों से मुंह फेर लिया और खुद को अपने नए धर्म और कलात्मक शैली में डुबो लिया। उसकी मृत्यु के बाद अटेन पंथ को जल्दी ही छोड़ दिया गया और उसके उत्तरार्थी फेरो तुंतखमुन आई और होरेमहेब ने अखिनाटेन के विध्रम के सभी उल्लेखों को मिटा दिया, जिसे अब अमरना काल के रूप में जाना जाता है। और उसको कौन से काल के रूप में जाना जाता है? अमरना काल के रूप में जाना जाता है। पंथ को जल्दी ही छोड़ दिया गया और उसके उत्तरावर्ती फेरो तुंतखमुन आई और होरेमहेब ने अखिनाटेन के विध्रम के सभी उल्लेखों को मिटा दिया, जिसे अब अमरना काल के रूप में जाना जाता है। 1269 ईस्वी पूर्व के आसपास रामेसेस द्वितीय, जिसे रामेसेस महान के रूप में भी जाना जाता है,
सिंहासन रूढ़ हुआ और उसने और अधिक मंदिरों, प्रतिमाओं और ऑब्लिक्स का निर्माण जारी रखा था और इतिहास में किसी अन्य फेराव की अपेक्षा काफी अधिक संतान पैदा किया। और इतिहास में जितने भी फेराव रहे थे, वहां के दास रहे थे, पुजारी रहे थे मंदिरों की, उनकी अपेक्षा उसने और भी ज्यादा संतान उत्पत्ति की अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। एक साहसिक सैन्य नेता होते हुए रामेसेस द्वितीय ने कादेश का युद्ध में हिटाइटस के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया और एक गतिरोध तक लड़ने के बाद अंततः 1258 ईसा पूर्व के आसपास पहले दर्ज शांति संधि के लिए सहमत हुआ। मिस्र की संपदा ने हालांकि आक्रमण के लिए इसे एक आकर्षक लक्ष्य बना दिया, विशेष रूप से लीबियाई और समुद्री लोगों के बीच। शुरू में सेना ने इन हमलों को विफल कर दिया, लेकिन मिस्र ने अंततः सीरिया और फिलिस्तीन के नियंत्रण को खो दिया। बाहरी खतरों का असर भ्रष्टाचार, कब्र डकैतों और नागरिक अशांति जैसे आंतरिक समस्याओं से और भी विकट हो गया। थेब्स में अमुन मंदिर के उच्च पुजारियों ने जमीन और अकुल संपत्ति जमा कर ली और उनकी बढ़ती ताकत ने तीसरे मध्यवर्ती काल के दौरान देश को विच्छिन्नित कर दिया या देश को मिटा दिया। बात आती है 1279 ईसा पूर्व की। 1279 ईसा पूर्व के आसपास रोमेसेस द्वितीय, जिसे रोमेसेस महान के रूप में भी जाना जाता है, सिंहासन रूढ़ हुआ और उसने और अधिक मंदिरों, प्रतिमाओं, ऑब्लिक्स का निर्माण जारी रखा और इतिहास में किसी भी अन्य फेराव की अपेक्षा कर अधिक संतान पैदा किए, है ना। इसको हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये फिर से एक नक्शा दिया गया हमें मेडिटेरियन सी का। देखो, लोअर इजिप्ट है यहाँ पर और रिल्थियम ऑफ थेब्स है। अपर इजिप्ट हो गया, ये सिनाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। रूरल्स ऑफ हेरोस्पिटामा हो गया। तो ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सारे नक्शे मिस्र के हैं। इजिप्ट की जो सभ्यता चलती आई थी उस समय रोमन सभ्यता और इजिप्ट सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। अब बात आती है सर तीसरा मध्यवर्ती काल। तीसरा मध्यवर्ती काल क्या था उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं और उसका मुख्य लेख ये है हमारा थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ इजिप्ट। देखो, तीसरा मध्यवर्ती काल 1078 ईसा पूर्व में रोमेसेस 11 की मृत्यु के बाद स्वेंडेस ने तानिस शहर से शासन करते हुए मिस्र के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी हिस्से पर थेब्स के अमुन का उच्च पुजारियों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण था, जो स्वेंडेस को केवल नाम से जानते थे। इस अवधि में लीबियाई लोग पश्चिमी डेल्टा में बस रहे थे और इन बसने वालों के सरदारों ने अपनी स्वायत्तता को बढ़ाना शुरू किया। लीबियाई सामंतों ने सोसेंक प्रथम के अधीन 945 ईसा पूर्व में डेल्टा का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और तथाकथित लीबियाई या बुबस्टिक वंश की स्थापना की, जिसने करीब 200 साल तक शासन किया। और उन्होंने लीबियाई लोगों ने कम से कम वहां पर 200 साल तक शासन किया था। सोसेंक ने अपने परिवार के सदस्यों को पुजारियों के महत्वपूर्ण पदों पर रखकर दक्षिण मिस्र का नियंत्रण भी प्राप्त किया। और वो सोसेंक जो था वहां का, उसने अपने परिवार के सदस्यों को पुजारियों के महत्वपूर्ण पदों पर, उनको पुजारियों के महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया और दक्षिणी मिस्र पर अपना नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया। लीबियाई नियंत्रण तब क्षीण होने लगा जब डेल्टा में एक प्रतिद्वंदी राजवंश लियांटोटोपिलिस में उभरा और दक्षिण की ओर से कुषाणों ने चुनौती दी। फिर जो कुषाण वंश के लोग थे उन्होंने दक्षिण क्षेत्र से मिस्र के लोगों के जो सोसेंक वंश थे उनको चुनौती दे दी। 727 ईसा पूर्व के करीब कुषाण राजा पीए ने उत्तर की ओर आक्रमण किया और थेब्स पर नियंत्रण करते हुए अंततः डेल्टा पर कब्जा कर लिया। चलिए आगे देखते हैं सर। मिस्र की चहुं ओर फैली प्रतिष्ठा में तीसरे मध्यवर्ती काल के अंत तक काफी गिरावट आई।
इसके विदेशी सहयोगी असीरियन प्रभाव क्षेत्र के अधीन आए और 700 ईसा पूर्व तक दोनों राज्यों के बीच युद्ध अनिवार्य बन गया। 671 और 667 ईसा पूर्व के बीच असीरिया ने मिस्र पर हमला शुरू किया। कुषाण राजा तहरका और उसके उत्तराधिकारी तनुतमुन दोनों के शासन काल में असीरिया के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा, जिनके खिलाफ नूबियन शासकों ने कई विजय का आनंद लिया। अंततः असीरिया ने कुषाणों को वापस नूबिया में धकेल दिया, हरा करके, और मेम्फिपस पर कब्जा कर लिया और थेब्स के मंदिरों को खाली कर दिया और उन पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर बात आती है सर वहां के उत्तरार्ध काल की। जो उत्तरार्ध काल क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेट पीरियड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। देखो, विजय उत्तरार्ध काल है ना, विजय की कोई स्थायी योजना के बिना, विजय बोलते हैं जीत को, कि उन्होंने युद्ध बहुत किए लेकिन उन युद्धों की कोई स्थायी योजना नहीं बनाई कि किस तरीके से युद्ध किए जाएंगे, कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे साथ लेके चलना पड़ेगा। उनकी ऐसी कोई रणनीति नहीं थी, ना उनका ऐसा कोई प्रभाव था। विजय की कोई स्थायी योजना के बिना असीरिया ने मिस्र का नियंत्रण कई सामंतों के हाथ में सौंप दिया। जो असीरिया था उसने मिस्र का जो नियंत्रण था कई सामंतों के हाथ में सौंप दिया, जिन्हें 26वें वंश के 60 राजाओं के रूप में जाना गया। 653 ईसा पूर्व तक 60 राजा सामस्तिक ने भाड़े के ग्रीक सैनिकों की मदद से, है ना, भाड़े के गुंडे बुलाए, भाड़े के ग्रीक सैनिकों की मदद से, जिन्हें मिस्र की पहली नौसेना के निर्माण के लिए भर्ती किया गया था, असीरियाई को भगाने में सक्षम हुए। डेल्टा में नोक्रातिस शहर के यूनानियों का घर बन जाने से यूनानी प्रभाव तेजी से बढ़ा। साइस की नई राजधानी में स्थित 60 राजाओं ने अर्थव्यवस्था और संस्कृति में संक्षिप्त लेकिन एक उत्साही पुनरुत्थान देखा। लेकिन 525 ईसा पूर्व में कैम्बियस द्वितीय के नेतृत्व में शक्तिशाली फारसियों ने मिस्र को जीतना शुरू किया और अंततः पेलुसिब की लड़ाई में फेरो सामस्तिक थर्ड को पकड़ने में सफल रहे। कैम्बियस द्वितीय ने तब फेरो की औपचारिक पदवी को ग्रहण किया, लेकिन मिस्र को एक सूबेदार के नियंत्रण में छोड़कर सूसा के अपने घर से मिस्र पर शासन किया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को फारसियों के खिलाफ कुछ सफल विद्रोह के लिए जाना जाता है, लेकिन मिस्र स्थायी रूप में फारसियों को उखाड़ फेंकने में कभी सक्षम नहीं हुआ। लेकिन जो मिस्र था वो वहां के स्थायी लोगों को, फारसियों को उखाड़ करके फेंकने में सक्षम नहीं हो पाया। फारस द्वारा समामेलन के बाद मिस्र भी साइप्रस और फोनिशिया के साथ एकेमेनिडिन फारसी साम्राज्य के छठे क्षत्रप में शामिल हो गया। मिस्र में फारसी शासन की इस पहली अवधि को 27वें राजवंश के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 27वें राजवंश के रूप में जाना जाता है, जो 420 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया और 380 से 343 ईसा पूर्व के बीच 30वें राजवंश ने राजवंशीय मिस्र के आखिरी घरेलू शाही घराने के रूप में शासन किया, जो नेकटोबे द्वितीय के शासन के साथ समाप्त हो गया। फारसी शासन की एक संक्षिप्त बहाली, इसे कभी कभी 31वें राजवंश के रूप में जाना जाता है, 343 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, लेकिन इसके शीघ्र ही बाद 332 ईसा पूर्व में फारसी शासक मजासीस ने मिस्र को बिना किसी लड़ाई के सिकंदर महान को सौंप दिया। बिना कुछ लड़े उन्होंने सिकंदर महान को, जो फारसी शासक थे, उनको सौंप दिया। उसका इतना भय था, इतना डर था। फिर बात आती है सर हमारे यहाँ पर टोलेमाइक राजवंश की। ये टोलेमाइक राजवंश क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, टोलेमाइक राजवंश, हिस्ट्री ऑफ टोलेमाइक इजिप्ट और टोलेमाइक डायनेस्टी, है ना। अब बात आती है सिकंदर की। सिकंदर कौन था, क्या था, कैसा उसका वर्चस्व था, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने फारसियों के क्षीण प्रतिरोध के साथ मिस्र पर विजय प्राप्त कर लिया।
332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने फारसियों के क्षीण प्रतिरोध यानी अत्यधिक प्रतिरोध के बावजूद भी मिस्र पर विजय प्राप्त कर लिया और मिस्र में उसका स्वागत एक सहायक के रूप में किया गया। सिकंदर के उत्तराधिकारियों टोलेमियों द्वारा स्थापित प्रशासन मिस्र के मॉडल पर आधारित था और अलेक्जेंड्रिया के नए राजधानी शहर में स्थित था। यह शहर ग्रीक शासन की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता था और यह ज्ञान और संस्कृति का एक क्षेत्र बन गया, जिसका केंद्र प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया था, पुस्तकालय था। अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ ने इस शहर में गुजरने वाले कई व्यापारियों जहाजों के मार्ग को प्रकाशित किया। चूंकि टोलेमियों ने वाणिज्य और राजस्व जनन के उद्यमों को अपनी सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी, जैसे पेपिरस उत्पादन था। फिर जो वहां की ग्रीक संस्कृति थी दोस्तों, ग्रीक संस्कृति ने मिस्र की देसी संस्कृति को प्रतिस्थापित नहीं किया, क्योंकि टोलेमियों ने जनता की वफादारी प्राप्त करने के प्रयास में समय के साथ चली आ रही पुरानी परंपराओं का सम्मान किया। उन्होंने मिस्र शैली में नए मंदिरों का निर्माण किया, ठीक है, पारंपरिक संप्रदाय का समर्थन किया और खुद को फेराव के रूप में प्रस्तुत किया। संयुक्त देवताओं के रूप में ग्रीक और मिस्र के देवताओं के समन्वय से कुछ परंपराएं घुल मिल गई, जैसे सेराफिस और मूर्ति कला की शास्त्रीय मिस्र शैली ने पारंपरिक मिस्र रूपांकनों को प्रभावित किया। मिस्र वासियों को खुश करने के अपने प्रयासों के बावजूद टोलेमियों को देसी अंतर्विरोध, तीक्ष्ण पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता और टोलेमी फोर्थ की मृत्यु के बाद गठित अलेक्जेंड्रिया की शक्तिशाली भीड़ की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त क्योंकि रोम अनाज के आयात के लिए मिस्र पर अधिक निर्भर था, जो रोम शासन था वहां पर रोमन लोग थे, वो अनाज के आयात के लिए मिस्र पर ज्यादा अधिक निर्भर थे। रोमन वासियों ने मिस्र की राजनीतिक हालातों में काफी रुचि ली। निरंतर चल रहे मिस्र के विद्रोह, महत्वाकांक्षी नेताओं और शक्तिशाली सीरिया के विरोधियों ने इस परिस्थिति को असंतुलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रोम इस देश को अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाने के लिए सेनाएं भेजने पर विवश हो गया। और आखिरकार फिर रोम ने अपने अनाजों के आयात को देखते हुए, खनाजों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम इस प्रकार से मिस्र को जाने नहीं देंगे और अपनी सेनाएं वहां पर भेजना शुरू कर दिया ताकि वो बर्बाद ना हो सके, उसको बचाया जा सके। ये रोमन प्रभुत्व देखो वहां का, हिस्ट्री ऑफ रोमन इजिप्ट, ये जो व्यक्ति है, ये तस्वीर बताई गई है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा ना, ठीक है, फायूम नाम था इसका, फायूम मम्मी की तस्वीरें मिस्र और रोमन संस्कृति के मिलन को घोतक है ना, इन्होंने सब कुछ बनाया था देखो, और आप स्पष्ट रूप से इस महान व्यक्ति को देख सकते हो। फिर एक महान व्यक्ति की एक महानता ये भी है, अकेटियन की लड़ाई में ऑक्टेवियन बाद में सम्राट ऑगस्टस के द्वारा मार्क एंटनी और टोलेमिक महारानी क्लेयोपेट्रा सेवंत की हार के बाद मिस्र 30वीं ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। रोमन वासी मिस्र से आने वाले अनाज पर काफी निर्भर थे और सम्राट द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के अधीन रोमन सेना ने विद्रोही का दमन किया, भारी करों की वसूली को सख्ती से लागू किया और डाकुओं के हमलों को रोका, जो उस दौरान एक कुख्यात समस्या बन गई थी। विदेशी विलासिता वस्तुओं की रोम में काफी मांग के कारण अलेक्जेंड्रिया पूर्वी देशों के साथ होने वाले व्यापारिक मार्ग पर तेजी से महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हालांकि मिस्र के प्रति रोम का नजरिया यूनानियों की अपेक्षा अधिक शत्रुतापूर्ण था। कुछ परंपराएं जैसे परीक्षित शव प्रतिक्रिया, पारंपरिक देवताओं की पूजा चलती रही, मम्मी चित्रांकन की कला का उत्कर्ष हुआ और कुछ रोमन सम्राटों ने खुद को फेराव के रूप में दिखाया। हालांकि उस हद तक नहीं जितना टोलेमियों ने दिखाया था। वे मिस्र के बाहर रहते थे और मिस्र की शाही औपचारिकताओं को नहीं करते थे। स्थानीय प्रशासन रोमन शैली का बन गया और देसी मिस्र के लिए बंद कर दिया गया। फिर चर्चा आती है प्रथम शताब्दी के ईस्वी के मध्य से इस आयत ने अलेक्जेंड्रिया में जड़ें जमा ली, क्योंकि इसे भी एक स्वीकार्य पंथ के रूप में देखा जाने लगा। तथापि यह एक विरोधी धर्म था, जिसका रुझान बुद्ध परिस्थिति में धर्मांतरित लोगों को जीतने की ओर था और इसने लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों का उत्पीड़न शुरू हो गया। 330 ईस्वी में
डायक्लोनिटियन के महान मार्जन ने परिणित हुआ और अंततः ईसाई धर्म को सफलता प्राप्त हुई और ईसाई धर्म वहां का मुख्य धर्म बन गया। 391 ईस्वी में ईसाई सम्राट थियोडोसियस ने एक वेधक प्रयास किया और जिसने मूर्ति पूजक संस्कारों को प्रतिबंधित मंदिरों को बंद कर दिया। अलेक्जेंड्रिया मूर्ति पूजन विरोधी महान दंगों का केंद्र बन गया, जहां सार्वजनिक और निजी धार्मिक प्रतीकों को नष्ट कर दिया गया। परिणाम स्वरूप मिस्र की मूर्ति पूजक संस्कृति में लगातार गिरावट आती गई, जबकि देसी आबादी में अपनी भाषा बोलना जारी रखा। हेरोग्लिफ लेखन को पढ़ने की क्षमता मिस्र के मंदिरों के पुजारियों और पुजारियों की भूमिका के क्षीण होने के साथ साथ धीरे धीरे लुप्त हो गई। खुद मंदिरों को कभी कभी चर्च में बदल दिया गया या रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। तो ये कहानी थी दोस्तों मिस्र की और रोमन की, इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां के धार्मिक कल्चर संस्कृति उन सभी चीजों के बारे में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ओके, धन्यवाद।